हेलो बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तक पढ़ लिया था। अब आगे वहां से हमें कंटिन्यू करना है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्ट 2 में, जिसमें पढ़ना है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन में कहा गया है कि देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। जो एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाने वाले कंपाउंड हैं, उनमें सब में एक कॉमन बात है। वो कॉमन बात क्या है, आगे पढ़ते हैं। दे हैव मॉलिक्यूलर वेट्स रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन। बच्चों यहाँ पर इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 से लेके 800 डाल्टन तक हो सकता है। ये आपको याद करना है। अब अगली बात करते हैं बच्चों। जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, इसमें केवल 4 प्रकार के ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका प्रोटीन बच्चों, दूसरा है न्यूक्लिक एसिड, तीसरा है बच्चों पॉलीसैकेराइड, और चौथा है आपको लिपिड। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। PNPL है ना, PNPL से याद कर लेंगे इन कंपाउंड्स को: प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। These classes of compound, with the exception of lipid, have molecular weight in the range of, इनकी रेंज बच्चों कितनी है, 10,000 से लेके 10,000 डाल्टन एंड एबव। कम से कम 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा। लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि इस सीरीज में लिपिड जो है वो आपका एक्सेप्शन है। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट बच्चों कम होता है, लगभग ये 900 से 1000 डाल्टन के आसपास रहता है, परंतु ये यहाँ पे इस सीरीज में पाया जा रहा है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन पे पाया जा रहा है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों पाया जा रहा है ये यहाँ पे। फॉर दिस वेरी रीजन, इस रीजन की वजह से ही हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को, दैट इज एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन को, केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप, तो 2 प्रकार के उनको हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये 2 प्रकार के होंगे। एक तो वो होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट बच्चों लेस देन होगा 1000 डाल्टन। ये लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे कि 1000 डाल्टन से कम अगर मॉलिक्यूलर वेट है तो उनको हम सिंपली बोला करेंगे बच्चों माइक्रोमोलिक्यूल्स। या माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलने का मन नहीं है तो आप केवल उनको बोल दीजिए बायोमोलिक्यूल्स, तब भी चलेगा। तो दूसरा फ्रैक्शन कौन सा होगा बच्चों? लिखा है while those which are found in the acid insoluble fraction are called biomacromolecules बच्चों। वरना तो हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे या सीधे बोलेंगे कि बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। तो पहला वाला कौन सा हो जाएगा? पहले वाले में केवल इन्होंने माइक्रोमोलिक्यूल्स लिख रखा था, तो आप अपनी ओर से लगा लीजिए, दैट इज बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है बच्चों। नेक्स्ट पैरा में आते हैं बच्चों, तो लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। यहाँ पर हम देखें तो जो भी इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं बच्चों, वो सारे के सारे क्या हैं? पॉलीमर सब्सटेंस है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉलीमर वो होते हैं बच्चों जो कि मोनोमर के मिलने से बनते हैं। जैसे एक मोनोमर यूनिट मिली, फिर मोनोमर यूनिट मिली, फिर मोनोमर यूनिट मिली, और फिर मोनोमर यूनिट मिल गई। तो ये जो अब कंपाउंड मिलकर के पूरा बना हुआ है, इस कंपाउंड को बच्चों हम लोग कहा करेंगे कि इट इज अ पॉलीमर, है ना। जिसमें मोनोमर यूनिट कई सारी मिल जाएं, आपस में कंबाइंड हो जाएं, तो ऐसा कंपाउंड जो बनता है वो पॉलीमर बनता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर एक अमीनो एसिड ऐसे ले लेते हैं और ये पेप्टाइड बॉन्ड लगा करके अगला अमीनो एसिड जोड़ देते हैं, फिर पेप्टाइड बॉन्ड लगा के अगला अमीनो एसिड जोड़ देते हैं, और फिर पेप्टाइड बॉन्ड लगा करके अगला अमीनो एसिड जोड़ देते हैं। इस प्रकार की एक सिंगल चेन बन जाती है। यही हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है बच्चों प्रोटीन का। तो दैट इज प्रोटीन इज अ पॉलीमर बच्चों। पॉलीमर ऑफ किसका? अमीनो एसिड का। ये अमीनो एसिड का पॉलीमर यहाँ पर कहलाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई कि द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर, सबके सब पॉलीमेरिक सब्सटेंस हैं। देन व्हाई डू लिपिड्स बच्चों, यहाँ पे लिपिड्स कैसे आ गया इस वाले फ्रैक्शन में? जबकि इसका कह रहे हैं कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता है। अगर 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं है तो यहाँ ये आया कैसे बच्चों? कम अंडर द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ एनसीईआरटी खुद कह रही है कि लिपिड का तो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो खुद ही स्मॉल होता है। फिर ये यहाँ कर क्या रहा है बच्चों? तो बच्चों उसके लिए हमें कारण दिया गया है
कि कंपाउंड्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट ऑल्सो अरेंज इनटू द स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स। अब आपको एक बात याद रखना होना पड़ेगा बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारी सेल है, ठीक है, ये हमारी सेल है और यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जा रहा है बच्चों, तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, यहाँ अदर सेल ऑर्गेनेल्स की भी बच्चों मेम्ब्रेन होगी। तो कुछ तो कंपाउंड एज सच साइटोप्लाज्म में आपको मिल जाया करेंगे बच्चों, जो डिसॉल्व होंगे वो मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स तो बच्चों यहाँ पर भी होंगे ना। जैसे कि यहाँ पर हम मेम्ब्रेन को देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे एलपीसी याद कर रखा है, दैट इज लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनती है। इसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बच्चों किसी कंपाउंड से मिलकर के बनी होगी मेनली। यहाँ पर इन लोग की मेम्ब्रेन भी, सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन भी इन तत्वों से मिलकर के बनी होगी। तो यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे कंपाउंड एज सच सेल के अंदर डिसॉल्व भी रहते हैं और बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो किसी न किसी स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ बात करी जा रही है कि सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे कंपाउंड ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो फिर आगे बात आई है लिपिड के बारे में कि जब हम लिविंग टिश्यू को ग्रिंड कर रहे थे, लिविंग टिश्यू कौन सा था, हम लोगों ने लिया था एनिमल लीवर्स और लीव्स ली थी प्लांट के लिए, तो प्लांट सेल में लीव्स ली थी और एनिमल के लिए लीवर की सेल्स ली थी। वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर, जब हम ग्राइंड करते हैं टिश्यू को तो हम उसके स्ट्रक्चर को बच्चों डिस्टर्ब कर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन इसकी वजह से ब्रोकन हो जाती हैं पीसेस में, और ये बच्चों वेसिकल्स बना लेती हैं, छोटी छोटी इस तरीके की माइन्यूट वेसिकल बना लेती हैं। इसके चारों ओर इस तरह से लिपिड की परत होती है ना बच्चों। इस तरीके से यहाँ पर लिपिड वाली वेसिकल्स ऐसे करके यहाँ पे छोटी छोटी वेसिकल्स बन जाती हैं। और ये लिपिड, क्योंकि लिपिड सराउंडेड वेसिकल्स हैं तो ये वाटर में बच्चों सॉल्युबल नहीं होंगी। आपको तो पता है कि ऑयल जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। Therefore, इसी वजह से these membrane fragment in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool and hence in the macromolecular fraction। तो ये आपका बना पूरा टोटल रीजन कि ये देखिए अब वेसिकल्स जो है वाटर में इनसॉल्युबल है। जब वाटर में इनसॉल्युबल है तो ये बच्चों वहां पर एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में नहीं जाती है। जैसे ये मान लीजिए हम लोगों ने ऐसे छान लिया था ना, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज क्लोज लगा लिया था तो यहाँ पे फिल्ट्रेट मिला था, तो इस फिल्ट्रेट में बच्चों यहाँ लिपिड नहीं मौजूद होगा, लिपिड होगा यहाँ पर मौजूद। क्यों लिपिड यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि ये एसिड में वाटर इनसॉल्युबल है तो ये यही रिटेनेट में मिलेगा, बाकी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे। आगे एनसीईआरटी कहती है कि एसिड सॉल्युबल पूल को अगर हम देखें तो रिप्रेजेंट ये करती है रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। एसिड सॉल्युबल पूल हमें बता देता है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, यानी साइटोप्लाज्म में मिलने वाले कंपाउंड्स के बारे में। द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनील्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। बच्चों इसको आप याद रखेंगे यहाँ पर कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म से पाए जाते हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल ऑर्गेनील से पाए जाते हैं और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं, ठीक है। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। ये आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, ये क्या हमें बताते हैं, ये हमें बताते हैं एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंटायर केमिकल कंपोजिशन के बारे में कि वो उसमें क्या क्या पाया जाता है। अगर हम समरी के तौर पे देखें, इफ वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, अरेंज देम क्लास वाइज, वी ऑब्जर्व दैट वाटर सबसे ज्यादा कौन होगा बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में सबसे ज्यादा होगा वाटर। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सेल में सबसे ज्यादा है तो बॉडी में भी सबसे ज्यादा होगा। आइए चलिए यहाँ पे परसेंटेज के बारे में देख लेते हैं। जैसे वाटर के बारे में देखें बच्चों यहाँ पे, तो वाटर है तुम्हारा 70 to 90%। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे थोड़ा स्पष्ट दिख जाएगा। वाटर में बच्चों यहाँ देखिए तो 70 to 90% होता है। फिर सेकंड वाला देखें प्रोटीन, प्रोटीन में बच्चों ये 10 से 15% तक पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट को देखें तो यहाँ पर ये 3% होता है बच्चों। लिपिड को देखें तो लिपिड जो है वो 2% होता है। वहीं बच्चों ये अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये 5 to 7% होता है। और फिर इसके बाद आते हैं आयंस, ये आयंस बच्चों केवल और केवल 1% होते हैं, ये भी आपको याद रखनी है। तो ये सीरीज जैसे पाए आप ऑर्डर लगा करके याद कर लें। इसमें मैं ऑर्डर बना देता हूँ बच्चों, जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा वाटर हो जाएगा, वाटर के बाद बच्चों प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन के बाद बच्चों न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा,
न्यूक्लिक एसिड के बाद बच्चों कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के बाद बच्चों लिपिड हो जाएगा, और लिपिड के बाद बच्चों आयन हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्डर आपका बनेगा। ये ऑर्डर आपको याद करना है, क्योंकि जिस तरीके से अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनने लगे हैं, हो सकता है इस सीरीज से ही एक दिन ऑर्डर निकाल करके दे दे कि सेल्स के अंदर कंपोजिशन पाए जाने वाले एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का आप ऑर्डर सेट करके दीजिए विद द एबंडेंस। तो आप फिर वहां पे अगर आपको ऑर्डर नहीं पता होगा तो दिक्कत होगी। अब ये वाला सेक्शन खत्म हुआ हमारा। अब हम एक एक करके केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें हमें पढ़ना है बच्चों प्रोटीन्स के बारे में। अगर प्रोटीन्स के बारे में बच्चों देखें तो जैसा हम लोगों ने भी बताया कि प्रोटीन्स क्या है। प्रोटीन्स हमारी बच्चों पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं। पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब समझिए, एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड और ये चौथा अमीनो एसिड, ये आपस में बच्चों कनेक्ट हो जाएं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, तो इस संरचना को हम लोग बोलेंगे बच्चों पॉलीपेप्टाइड। क्यों पॉलीपेप्टाइड? क्योंकि यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या बच्चों एक से ज्यादा है, एक से अधिक पेप्टाइड बॉन्ड मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको पॉलीपेप्टाइड बोल देंगे। तो यहाँ पे बताया गया दे आर लीनियर चेन्स। प्रोटीन क्या है? लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी क्वेश्चन बच्चों आ चुका है कि अमीनो एसिड आपस में किस बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी प्रोटीन अगर आप कहते हैं तो ये पॉलीमर ही होगी अमीनो एसिड की। एज देयर, आप जैसा जानते हैं कि 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। इनमें आप जानते हैं एलानिन का नाम, सिस्टीन का नाम, प्रोलीन का नाम, ट्रिप्टोफैन का नाम और लाइसिन का नाम। ठीक है, ये 20 टाइप को अगर हम लोग बच्चों कैटेगराइज करें ना यहाँ पे, तो ये 20 टाइप इस तरीके से होंगे कि यहाँ पे बच्चों 10 अमीनो एसिड, आपके 10 अमीनो एसिड जो होंगे वो एसेंशियल होंगे बच्चों। कौन से होंगे? एसेंशियल अमीनो एसिड होंगे। वहीं पर ये जो 10 और होंगे ये बच्चों नॉन एसेंशियल होंगे बच्चों। कौन से होंगे अमीनो एसिड? ये नॉन एसेंशियल होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो टोटल 20 पाए जाते हैं उनमें से 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था जिन अमीनो एसिड को बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल, और जिनको हमें डाइट में बाहर से लेना पड़ता है उनको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। नेक्स्ट बच्चों, अब प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रोटीन जो होती है हेटेरोपॉलीमर होती है, नॉट अ होमोपॉलीमर। इस रीजन को भी मैं बता देता हूं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो आपस में जुड़ करके बन रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी तो है नहीं कि यहाँ पर लाइसिन आया है तो अगला लाइसिन ही आएगा, यहाँ पर लाइसिन 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 जुड़े होंगे। ऐसा नहीं होता बच्चों। अधिकांशतः केसेस में जो प्रोटीन में होता है, एक अमीनो एसिड अगर लाइसिन आया है तो दूसरा वैलिन आ सकता है, फिर तीसरा ट्रिप्टोफैन आ सकता है, फिर चौथा हिस्टिडीन आ सकता है। इस प्रकार से आपस में लिंक होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अमीनो एसिड अलग अलग प्रकार के मिल रहे हैं। जब किसी भी पॉलीमर में अलग अलग प्रकार के मोनोमर जुड़ते हैं तो ऐसा पॉलीमर बच्चों कहलाता है हेटेरोपॉलीमर, क्योंकि उसमें मोनोमर जो जुड़े हुए हैं वह अलग अलग प्रकार के हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से आप ये जान लीजिए। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो सकता है बच्चों। A homopolymer has only one type of monomer repeating unit n number of times। देखिए वही बात हो रही है कि अगर होमोपॉलीमर होगा तो उसमें एक ही प्रकार के मोनोमर की संख्या होगी n number of times तक। This information about the amino acid content is important as later in your nutrition lesson। कह रहे हैं ये जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं कि प्रोटीन जो होती है वो हेटेरोपॉलीमर होती है, और वो किसके कारण होती है? क्योंकि अमीनो एसिड अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये आपको हेल्प करेगा न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। यू विल लर्न दैट सर्टेन अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट। तो ऐसे अमीनो एसिड की संख्या बच्चों कितनी है? वह केवल और केवल 10 है, और इनको कहते क्या है बच्चों? इनको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। हेंस डाइटरी प्रोटीन्स आर सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। लीजिए आपका क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पे कि जो डाइट हम खाते हैं बच्चों उसमें जो प्रोटीन होती है उससे कौन से अमीनो एसिड की हमारी प्रतिपूर्ति बॉडी में हो जाती है? दैट इज एसेंशियल अमीनो एसिड्स। बाकी इसके अलावा भी अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको बॉडी स्वतः बना लेती है खुद से, उन्हें बोलते हैं हम लोग नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देयरफॉर अमीनो एसिड कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल बच्चों। The latter are those which our body can make। देखिए बहुत क्लियर हो गया
कि यानी बाद वाली जिनकी बात कर रहे हैं, यानी नॉन एसेंशियल वाले अमीनो एसिड जिनको बॉडी हमारी खुद बना लेती है, वाइल वी गेट एसेंशियल अमीनो एसिड थ्रू अवर डाइट एंड फूड। तो यहाँ पर बहुत पॉइंट ये क्लियर हो गया है। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। प्रोटीन्स का आप देखते हैं काम, प्रोटीन करती क्या है हमारी बॉडी में बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों, प्रोटीन बहुत सारा काम करती है। ये सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है बच्चों, हमारी मसल्स में पाई जाती है, फंक्शन करती है, वहां सपोर्ट करती है मस्कुलर ढांचे को। बाकी इसका एंजाइमेटिक नेचर भी होता है, कुछ हार्मोन नेचर में भी पाए जाते हैं प्रोटीन्स। तो उन्हीं के बारे में यहाँ लाइन लिखी हुई है। प्रोटीन्स कैरी आउट मैनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये वाला हम लोगों ने चैप्टर में देख लिया था। वहां जब हमने सेल मेम्ब्रेन का मॉडल पढ़ा था तो उसमें इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में और इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी। सम फाइट इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म। देखिए बच्चों, ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ कौन सी प्रोटीन है? इम्यूनोग्लोबिन। यहाँ कौन सी प्रोटीन है हमारे अंदर जो कि इन्फेक्शन से लड़ती है बच्चों? इम्यूनोग्लोबिन हमारी है ना, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, इस प्रकार की जो प्रोटीन्स हैं ये सब की सब इस प्रकार की जितनी भी सेल्स हैं डिफेंसिव, वो सब की सब इम्यूनोग्लोबिन कहलाती हैं। इनमें से कुछ हार्मोन्स भी हैं। हार्मोन्स का बच्चों एग्जांपल याद कर लीजिए। हार्मोन में जैसे आता है आपका इंसुलिन बच्चों, है हार्मोन लेकिन इसका प्रोटीन नेचर होता है। ग्लूकेगॉन बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। हालांकि नई एनसीईआरटी से डाइजेस्टिव सिस्टम को हटा दिया है, बट अभी एनटीए ने क्लियर नहीं किया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और ये जो भी नई एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं है वो आएंगे कि नहीं। अगर जब तक वो नहीं आ रहे हैं तो मेरा कहना है कि आप उनको पढ़ते रहिए। फिर उसके बाद में बोला गया बच्चों सम आर एंजाइम्स। तो प्रोटीन अधिकतर एंजाइम्स जो है अधिकतर वो प्रोटीन के ही बच्चों बने हुए होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद बताया जा रहा है बच्चों कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। पूरे एनिमल वर्ल्ड को देख लीजिए तो यहाँ पे जो कोलेजन है ना, ये कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। अगर प्लांट के बारे में देखें या पूरे बायोस्फीयर में देखें तो रिबोलीज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। रिबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, दैट इज रुबिस्को एक प्रकार के एंजाइम है। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होते हैं बच्चों इन द होल ऑफ बायोस्फीयर। पूरे संसार में सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन देखें तो इसी के द्वारा पाई जाती है। अब इसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने एक दे रखी है सीरीज, छोटी सी टेबल, मुझे उस टेबल के बारे में भी हमें जानना चाहिए बच्चों। देखते हैं यहाँ पे प्रोटीन का फंक्शन और क्या क्या दिख सकता है। तो प्रोटीन के फंक्शन के बारे में जानिए। यहाँ जैसे आपको जानकारी दी जा रही है कोलेजन के बारे में। कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है बच्चों। इसका फंक्शन होता है इंटरसेलुलर सेल के बीच में ग्राउंड सब्सटेंस, उनको मजबूत करने के लिए। ट्रिप्सिन को देखें बच्चों, एक प्रकार का एंजाइम है। इंसुलिन को देखें, एक प्रकार का हार्मोन है। एंटीबॉडी हमारी वो भी प्रोटीन की बनी होती है, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स। रिसेप्टर हमारे सेल के देखें बच्चों, जैसे हमारे कुछ सेंसरी रिसेप्शन की बात कर लें, जैसे हम स्मेल लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, हार्मोन्स के लेते हैं, ये भी बच्चों प्रोटीन के बने हुए हैं। और यहाँ पे बच्चों GLUT4 की बात आ रही है। GLUT4 इज ऑल्सो प्रोटीन। ये GLUT4 करता क्या है बच्चों? ये ग्लूकोज को इनेबल बनाता है ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। अब सोचिए GLUT4 प्रोटीन अगर ना होती तो हमारी सेल्स में ग्लूकोज कैसे इंटर कर पाता, है ना। तो इस GLUT4, ये भी मैं स्टार यहाँ पे बना रहा हूँ, आप लोग भी स्टार बना करके इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। नेक्स्ट सेक्शन 9.5 में बच्चों हमें पॉलीसैकेराइड्स के बारे में जानना है। पॉलीसैकेराइड्स बच्चों, सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर, दैट इज यहाँ पर हमें पढ़ना है। शुगर्स का मतलब हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सबसे अच्छी अगर जानकारी आपको मिल सकती है तो वो मिल सकती है बच्चों बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर दिया गया है आपको केमिस्ट्री में, वहां पे आप रिएक्शन भी पढ़ते हैं। लेकिन चलिए थोड़ी सी जानकारी यहाँ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, द एसिड इनसॉल्युबल पेलेट। जो एसिड इनसॉल्युबल पेलेट है उसमें क्या है बच्चों? पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट से मतलब है। अनदर क्लास ऑफ ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। ये शुगर की लंबी लंबी चेन्स होती हैं। दे आर थ्रेड्स, लिटरली अ कॉटन थ्रेड। अगर ठीक से कहें तो कॉटन थ्रेड की तरह देखते हैं। कंटेनिंग डिफरेंट, इनमें अलग अलग प्रकार के मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। तो इन किसी भी कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे तो उनकी जो मोनोमर यूनिट होंगी बच्चों वो मोनोसैकेराइड्स ही होंगी। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सेलुलोज की बात करें, इट इज अ पॉलीमर बच्चों, एक पॉलीमर है।
तो इट इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड है कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड बच्चों, ठीक है ना। ये एक प्रकार के ही मोनोसैकेराइड से मिलकर के बनता है, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ पे जुड़ता चला जाता है और सेलुलोज बन जाता है। तो यानी सेलुलोज अगर ग्लूकोज ग्लूकोज के जुड़ने से मिलकर बन रहा है और कोई इसमें एलिमेंट नहीं आ रहा है, कोई कंपाउंड नहीं आ रहा है, दैट इज ये होमोपॉलीमर है, क्योंकि बच्चों इसमें एक ही जैसे मोनोमर बार बार जुड़ रहे हैं, इसकी वजह से ये होमोपॉलीमर कहलाएगा। अगली बात करते हैं स्टार्च के बारे में। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट टिश्यू। बच्चों यहाँ पर जो प्लांट होता है ना, प्लांट ग्लूकोज पहले बनाता है अपनी सेल में, उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट करता है सुक्रोज के फॉर्म में और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। आप मेरे इस आंसर को याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि बनाता क्या है, तो याद करिए ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करता है तो सुक्रोज, एंड स्टोर किस फॉर्म में करता है प्लांट, तो आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताइएगा कि स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर करके रखता है। अगर एनिमल के बारे में बात करें बच्चों, एनिमल हैव अनदर वेरिएंट इसी का, उसको बोलते हैं बच्चों ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन बच्चों एनिमल में या हमारे अंदर देखें ह्यूमन में तो कहाँ स्टोर होता है, मसल्स में एंड लीवर में। ये मसल्स में और लीवर में हमारे इमरजेंसी सोर्स के तौर पे स्टोर कर लिया जाता है। जब कभी हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं या कोई मेहनत का काम कर रहे होते हैं और हमें शुगर की आवश्यकता पड़ती है ब्लड में, तो ये तोड़ करके ब्लड शुगर को रैंडमली मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों इनुलिन की। इनुलिन एक प्रकार का पॉलीमर है जिसको फ्रक्टोज से बनता है, ठीक है। इसमें फ्रक्टोज की यूनिट मिलती है और फ्रक्टोज की यूनिट मिलने से ये एनुलिन बन जाता है। इन अ पॉलीसैकेराइड चेन से ग्लाइकोजन द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड। ये भी बच्चों याद करिए कि अगर हम ग्लाइकोजन की चेन को देखेंगे तो वहां पे जो राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग कहलाता है बच्चों। अब रिड्यूसिंग किसी न किसी ग्रुप के कारण होगा तो देख लेंगे, तो राइट एंड रिड्यूसिंग होगा। इससे याद कर लीजिए कि एक मूवी आई थी बच्चों RRR, तो आप एक केवल 2 बार आर बोलिए, आपका काम हो जाएगा, राइट साइड रिड्यूसिंग हो जाएगा। एंड द लेफ्ट एंड बच्चों बात करेंगे तो नॉन रिड्यूसिंग होगा। अब भाई आर वाला जो राइट साइड है तो रिड्यूसिंग हो गया, तो लेफ्ट वाला कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। इसको कोई याद करने में दिक्कत ही नहीं है आपको। इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून। कार्टून का मतलब बच्चों यहाँ डायग्राम जो हमें दिया गया है उसके बारे में दिखाया गया है कि इसमें ब्रांचेस भी होती हैं। आगे बात करें कि स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर स्टार्च को देखें तो ये हेलिक्स बनाता हुआ चलता है बच्चों, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो रिंग्स आपको दिख रहे हैं ये हेलिक्स कहलाते हैं बच्चों। ये सारे रिंग्स जो कहला रहे हैं ये हेलिक्स होते हैं। इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन, और इन्हीं हेलिक्स में बच्चों आयोडीन जो है वो फंस जाता है इस तरीके से। यहाँ पे आयोडीन के मॉलिक्यूल्स फंस जाते हैं हेलिक प्रोटीन में। द स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर बच्चों। इसीलिए जो स्टार्च होता है जहां इसका टेस्ट किया जाता है आयोडीन के सॉल्यूशन में तो ये ब्लू कलर दे देता है। क्यों दे देता है, अब आपको पता चला कि आयोडीन इसके हेलिक्स में फंस जाती है तो आयोडीन पॉजिटिव टेस्ट दे देती होगी, इसकी वजह से ब्लू कलर सॉल्यूशन कहा जाता है। लेकिन सेलुलोज बच्चों ऐसा नहीं करता, सेलुलोज ऐसा नहीं करता, डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस। इसमें हेलिक्स नहीं होती है, ब्रांचेस होती हैं केवल, इसलिए ये आयोडीन को बाउंड नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये कारण स्पष्ट हुआ यहाँ पे, ये सेंटेंस देके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। डायग्राम की बच्चों बात करें तो ये वाला राइट एंड कहलाएगा और ये राइट एंड कैसा होगा बच्चों, रिड्यूसिंग होगा। उसके बाद अगर हम लोग ये देखें तो बच्चों ये लेफ्ट एंड है और ये लेफ्ट वाला एंड जो होगा वो कैसा होगा बच्चों, नॉन रिड्यूसिंग होगा, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए कि यहाँ नॉन रिड्यूसिंग एंड की ओर से भी देखिए तो यहाँ 1 2 3 ब्रांच मौजूद है और यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 मौजूद है। ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिया गया था बच्चों। अब आखिरी की लाइनों में इनके फंक्शन के बारे में दिया गया है कि सेलुलोज करता क्या है। तो सेलुलोज को देखें मुख्यतया तो ये तो सेल वॉल का ये फंक्शन करता है ना, सेल वॉल को बनवाता है। तो सेल वॉल अगर सेलुलोज ना होता तो सेल वॉल नहीं बनती। पेपर इससे बनाया जाता है बच्चों, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोज। तो यहाँ पर जो फाइबर पाया जाता है वो सेलुलोज का होता है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर। नेचर में बहुत ज्यादा पॉलीसैकेराइड्स भी पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स। दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स। कुछ के एग्जांपल मैं ले लेता हूं इनमें, जैसे इन्होंने बताया ग्लूकोसामाइन बच्चों, एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन एसेट्रा। ये जो इन्होंने ग्लूकोसामाइन और इन सब के नाम लिए ना,
आपको बच्चों यहाँ बैक्टीरियल सेल वॉल में आपको देखने को ही मिलेगा। ये बैक्टीरियल सेल वॉल किस तरीके से डिफरेंट होती है, उसमें क्या क्या कंपोजिशन पाए जाते हैं। फिलहाल तो अभी याद कर लीजिए कि ग्लूकोसामाइन और एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन क्या है, एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स या केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सोस्केलेटन में भी हमें पॉलीसेकेराइड देखने को मिलते हैं। जैसे आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन होता है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड है। इसको कभी आंसर बच्चों प्रोटीन मत कर दीजिएगा। जब ये ऑप्शन आएगा इसमें प्रोटीन ऑप्शन फर्स्ट रहता है और वो एग्जामिनर फंसा ले जाता है। याद करिए कि हमें कॉकरोच पढ़ना है, तो कॉकरोच में जो एक्सोस्केलेटन है पॉलीसेकेराइड का बना हुआ, वो काइटिन का बना होता है। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर, और ये काहे के बने होते हैं बच्चों, ये आपस में एक ही प्रकार के मोनोमर से मिलकर के बने होंगे। दैट्स वाई इनको हम लोग कहते हैं क्या है, होमोपॉलीमर बोलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 9.6 में न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में अच्छे से जानकारी बच्चों ले लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखिए बच्चों, तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहली बात तो आपको ये याद करना है कि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बच्चों डीएनए और दूसरे होते हैं बच्चों आरएनए। अब इनके फुल फॉर्म तो आपको याद ही होंगे, मुझे आशा है कि आपको याद अवश्य होंगे। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। थोड़ा सा ही मूलभूत रूप से अंतर होता है, वरना दोनों एक मुख्यतः रूप से समान होते हैं। तो यहाँ दो तीन बातें जो आपको पढ़ने वाली हैं वो आप मेरे साथ जान लीजिए, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। जैसे हम डीएनए को देखेंगे बच्चों, तो डीएनए की मोनोमर यूनिट होगी, क्योंकि इट इज अ पॉलीमर कंपाउंड, तो इसकी मोनोमर यूनिट को क्या बोलते हैं। इन आरएनए या डीएनए की मोनोमर यूनिट को बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं बच्चों। इस न्यूक्लियोटाइड में देखिए टाइड लिखा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें मौजूद होती हैं, तीन चीजों से मिलकर के बनता है। पहला बच्चों है इसमें शुगर। कौन सी शुगर बच्चों, डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सी बच्चों शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, ये फर्स्ट कंपोनेंट होगा इसका। सेकंड कंपोनेंट बच्चे यहाँ होंगे नाइट्रोजनस बेसिस, जो आपके सेकंड कंपोनेंट होंगे वो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। ये भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपकी प्यूरिन और दूसरे होते हैं बच्चों पिरिमिडीन। ये दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेसिस आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं प्यूरिन में, तो यहाँ आते हैं ग्वानिन और एडेनिन। वहीं अगर पिरिमिडीन की बात करूं तो साइटोसिन, थाइमिन, और थाइमिन के स्थान पे मैं रिंग कर रहा हूं, थाइमिन के स्थान पे आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 5 प्रकार के नाइट्रोजनस बेसिस भी हो गए, जिनकी दो कैटेगरी हो गई, प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो तीसरा कौन है बच्चों, तीसरा हमारे पास होता है फॉस्फेट, H3PO4 बच्चों, फॉस्फेरिक एसिड। ये फॉस्फेट भी आवश्यक है, फॉस्फेट जब तक लगेगा नहीं आपका न्यूक्लियोसाइड नहीं बनेगा। एक बात और आपसे बतानी है बच्चों, ये जो शुगर है एंड नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये केवल अगर कंबाइंड होते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी आपको बातें याद हो गई हैं, तो न्यूक्लिक एसिड आपको याद रहेगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का मैं बता देता हूं, जिससे आपको ये सिंप्लीफाई हो जाए। यहाँ पर राइबोज शुगर इस तरीके से लगती है। ये राइबोज शुगर बच्चों 5 कार्बन की होती है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन बच्चों सॉरी, और यहाँ पर एक कार्बन और लगा रहता है, ये फिफ्थ कार्बन है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से बच्चों नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ते हैं और यहाँ फिफ्थ कार्बन पे बच्चों आपका फॉस्फेट ग्रुप लगा रहता है। क्लियर, ये जो स्ट्रक्चर बनकर के आया है ये कहलाता है बच्चों एक न्यूक्लियोटाइड। इस तरीके के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक हो जाते हैं और लिंक होने से डीएनए या आरएनए का निर्माण कर देते हैं। डीएनए और आरएनए में इनकी बेसिस का और इनकी शुगर का ही डिफरेंस होता है। अब आपने इतनी बातें जान ली थ्योरी में, आपके लिए न्यूक्लिक एसिड आसान हो गया, पढ़िए आपको सब समझ में आएगा। The other type of macromolecules that one would find in the acid insoluble fraction, तो ये डीएनए जो हमारे न्यूक्लिक आरएनए है इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ही पाए जाते हैं एनी लिविंग टिश्यू में इन द न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या इससे ज्यादा है। These are polynucleotides। देखिए बच्चों वही बात आ रही है कि ये किसके बने हुए हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं। दैट इज इनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। टुगेदर विद पॉलीसेकेराइड एंड polypeptide, these comprise the true macromolecular fraction of any living tissue or cells।
जिस तरीके से प्रोटीन आपके एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट है, उसी तरह से न्यूक्लिक एसिड भी बच्चों पाए जाते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन है। यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर न्यूक्लिक एसिड के तौर पे देखें, द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट कौन है बच्चों? रिपीटिंग, न्यूक्लियोटाइड होती है। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट होते हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि वन अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, द सेकंड इज अ मोनोसैकेराइड एंड द थर्ड इज अ फॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ पे जो मोनोसैकेराइड की इन्होंने बात की है, ये मोनोसैकेराइड कुछ और नहीं है, दैट इज ये राइबो शुगर है बच्चों, ठीक है, ये राइबो शुगर है। फॉस्फोरिक एसिड की बात हो गई और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात हो रही है, इसका मतलब है ये नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं बच्चों, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। और आप याद करना चाहे तो याद भी कर सकते हैं कि प्यूरिन में बच्चों 2 रिंग होती हैं, 2 रिंग से मिलकर के बनता है, और पिरिमिडीन में बच्चों केवल 1 रिंग होती है। होमोपॉलीमर रिंग कौन सी होती है बच्चों? होमोसाइक्लिक रिंग वो होती है जिनमें कार्बन हाइड्रोजन केवल मौजूद होते हैं। अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अन्य कोई भी एलिमेंट्स आ रहा है तो ऐसी रिंग को बच्चों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कह देते हैं। अब चूंकि प्यूरिन पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसेस हैं तो इनकी साइकिल में नाइट्रोजन भी आता है, दैट वाई वी कॉल द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है? यहां से ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। आगे बोल रहे हैं कि जैसा कि आपने नोटिस किया है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर द नाइट्रोजनस बेसिस नेम्ड एज, ये नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से हैं? एडनीन है, ग्वानीन है, यूरेसिल है, साइटोसिन एंड थाइमिन है। एडनीन और ग्वानीन सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स हैं, while the rest are substituted pyrimidines है। तो ये मैंने आपको अलग से बता ही दिया है। The skeleton heterocyclic ring is called as purine and pyrimidine respectively। इनकी रिंग्स को हम लोग प्यूरिन या pyrimidine बोलते हैं। The sugar found in polynucleotide is either राइबोस शुगर होगी बच्चों, मोनोसैकेराइड पेंटोस शुगर, ये बच्चों आरएनए में होगी। राइबोस शुगर कहाँ होगी? आरएनए में। या बोल सकते हैं बच्चों 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये होगी बच्चों डीएनए के अंदर। A nucleic acid containing deoxyribose is called deoxyribonucleic acid। देखिए क्लियर हुए कि जिस न्यूक्लिक एसिड में बच्चों डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाएगी उसे हम लोग बोलेंगे डीएनए, और जिस न्यूक्लिक एसिड में राइबोस शुगर केवल होगी उसको हम लोग बोलेंगे आरएनए। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ इतना खत्म कर लिया है। अब हम लोग आगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। मैंने यहीं तक आज समय निकाला हुआ है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें।